जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिल्ली रेल की लाइन भी शामिल है। पिछले 10 साल से एक भी इंच रेल की लाइन क्यों नहीं बनी, मैं पूछना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार थी, हुड्डा सरकार, हरियाणा में 4 थर्मल के बिजली पैदा करने कारखाने लगे और 1 परमाणु का कारखाना। इन 10 सालों में एक भी कोई कारखाना क्यों नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी, 12 विश्वविद्यालय, 12 यूनिवर्सिटी, जिसमें जींद में जो आज तक एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय, 75 साल में हमें गर्व है इस बात पे, 75 साल के देश के इतिहास में अगर जींद जिले में एक सरकारी विश्वविद्यालय किसी सरकार में बना तो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय बना। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समय 12 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए हरियाणा के अंदर। आज इस सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी 10 साल में क्यों नहीं बनी? हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर तक आई। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े। पिछले इस सरकार में पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमारे समय 4 लाख एससी वर्ग के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना में मकान बने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप सब यहां बैठे हो, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हो अपने अपने गांव में, आप बताओ इस सरकार में एक भी किसी गरीब आदमी को एक भी प्लॉट मिला या नहीं मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी प्लॉट, एक किसी का मकान आया हो? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक भी गरीब आदमी को 100 गज का प्लॉट या मकान क्यों नहीं मिला? हम इस सरकार से, सफीदों के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, सफीदों में कॉलेज बना था कि नहीं बना था? अस्पताल बना था कि नहीं बना था? जींद में कॉलेज बना था, जींद में अस्पताल बना था, जींद में यूनिवर्सिटी बनी थी। इस सरकार में कोई एक शिक्षा का संस्थान 10 साल में, रफ्तार तो बढ़ानी चाहिए, मगर एक कोई शिक्षा का संस्थान इस सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर, भाई को आपस में उलझाने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया और देश में बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 हरियाणा बनाने का काम किया। ऐसी सरकार, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। मैं ये बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज दुख इस बात का है कि हरियाणा विकास की पटरी से उतरा, पीछे चला गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये जो सरकार बनी दोबारा, ये तो बनी भ्रष्टाचार की समझौते से, आपको याद होगा इनका पिछली बार नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार बीजेपी 75 पार, दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछता हूं। मगर लोगों ने वो 75 पार के नारे को अस्वीकार किया, क्योंकि लोग इनके घमंड और अहंकार से परेशान थे और यही कारण था 14 इनके मंत्री उतरे। पिछली बार की सरकार में जितने मंत्री थे, 14 में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा पहुंचे। लोग खुश होते इनकी सरकार से तो उन मंत्रियों के हल्के में जरूर खुश होते। 12 मंत्रियों को लोगों ने वापस विधानसभा में भेजा नहीं। ये बैठे रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ से, वहां से उस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे, वहां से बड़े बहुमत से जीत के आए। ये बैठे भारत भूषण बत्रा जी रोहतक से, वहां से मनीष ग्रोवर जी मंत्री हरियाणा सरकार में थे, बड़े बहुमत से ये जीत के आए। ये बैठे बलबीर वाल्मीकि जी अपने साथ वाले हल्के के, यहां भी इस राणा से भी हरियाणा सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। और बलबीर भी बहुत बहुमत से जीत के आए। सारे मंत्री हार गए। 40 पे बीजेपी रुक गई। 75 पार के नारे की हवा निकालती। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बिठाना, लेकिन इस बीच एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी, उसका नारा आया। क्या नारा दिया? क्या पार? जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। लोग कर रहे हैं हाहाकार और कह दिया समझौता कर रहे हैं। 2 कंडीशन पे समझौता कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों से पूछी उचाना में, पूछी क्या करना चाहिए, तो लोगों ने तो कहा बीजेपी के खिलाफ वोट लिए आपने, आप कुछ भी करना मगर बीजेपी का साथ ना देना। उन्होंने जींद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
और कहा कि जो भी पार्टी हमारी शर्त मानेगी 5100 बुढ़ापा पेंशन देगी और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यही बात थी कि नहीं थी? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जींद तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। हमने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हुड्डा साहब ने, सारे विधायकों ने, कि कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी हमें 5100 पेंशन देने का, हमारा तो घोषणा पत्र है, उसमें पहला ही ये है कि हमें 5100 पेंशन देंगे। आपने तो हमारा घोषणा पत्र चुराया है, आप आ जाओ हम दे देंगे। गाड़ी जी उचाना से चली, जींद तक ठीक रास्ते पे थी, रोहतक तक और बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी सीधे रास्ते जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी भिड़ते ही, दिल्ली में जुगर गाड़ी बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में रुलती पुलटती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे खड़ी होगी, समर्थन दे दिया भाई। यही बात बनी। और कहा कि बीजेपी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से फैसला हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे हमारे, कि 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछता हूं आज 5 साल के बाद, 5 साल तक इस बात को हम दिल में लेके, वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई? कट और गई। फैमिली आईडी, कहीं पोर्टल आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उलझा के काटो, परेशान करो। पेंशन ये क्या गलत तो नहीं कह रहा? 5100 की पेंशन नहीं आई क्योंकि समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, बड़े बड़े मुकदमों को बंद कराने का समझौता था। बीजेपी का एक नारा था, काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नारा बदल गया, नया नारा दे दिया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। काले धन जिसके भ्रष्टाचार के मुकदमे बनेंगे, काले धन वालों को पकड़ पकड़ के बीजेपी में लाएंगे। बीजेपी की जो है, बीजेपी में डुबकी दिलवाएंगे और रातों रात उनका काला धन धौला करवाएंगे। ये नारा बदल गया। भ्रष्टाचार का नया रूप। महकमे बांट दिए गए आपस में बीजेपी जेजेपी ने। शराब का महकमा किसने लिया? खनन का महकमा किसने लिया? पंचायत का किसने लिया? एक्साइज महकमा किसने लिया? मगर मैं ये कहूं, हम तो विपक्ष में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे। हम ये बात कहें, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं सफेदों से, इनके विधायक है इनकी पार्टी के नारनौन से, जेजेपी के विधायक नारनौन से, दादा गौतम, सारी बात वो बता के बोला खोपर बढ़ गया, एकला ही जीमने लग रहा है। जब ये जीमने पे, मैं कहना चाहता हूं सरकार हरियाणा की बने तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई कौन खोपर था और किस जीम में था भाई, और कितना जीम गया। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, लोगों के काम के आधार पर सरकार बनती, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार बनती तो हमें खुशी होती। मगर भ्रष्टाचार 5100 पेंशन पे धोखा दे गए। धोखा देकर ऐसी भ्रष्ट सरकार बनाई और आज वो सरकार, ऐसी सरकार जो अहंकार में और घमंड में, आज 7वें आसमान पे इनका घमंड है। आपने देखा होगा, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा इस सरकार के खिलाफ और हर वर्ग पे अत्याचार इस सरकार ने किया। किसान आया सड़क पे, किसान 750 किसानों की जान चली गई 1 साल तक एमएसपी बचाने के लिए। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर आए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार आए अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। अग्निपथ योजना जब आई तो नौजवान सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी तो आ रहे हैं, बाकी पे लठ बरस रहे हैं, लेकिन तुम छोटी सरकार हो, तुम बख्शे जाओगे, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं। अहंकार इतना, मुख्यमंत्री जी 10 साल तक बाहर निकले नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं जहां, वहीं पर जो कोई उनसे कोई सवाल पूछता है उसी को अपमानित करने का काम करते हैं। एक महिला ने कहा हिसार के अंदर बेरोजगारी इतनी हो गई कि आप कोई फैक्ट्री लगवाओ, कहा कि इनको चंद्रयान पे बिठाकर चांद भेज दो। एक महिला ने कहा सिरसा के अंदर कि नशे से मेरा, विधवा लेडीज थी, दलित लेडीज थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसकी उठा के बाहर फिकवाओ।
एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि जी किसान की समस्या है, बोला इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में अपने बहुत से गार्ड्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही नहीं है, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मैं याद कराना चाहता हूं इनको, 10 साल हमारी भी सरकार रही, हम भी लोगों के बीच में जाते थे, बिना सिक्योरिटी गार्ड के जाते थे और 10 साल धक्के खाए होंगे, किसी को एक उंगली से भी धक्का दिया नहीं होगा। मगर मुख्यमंत्री जी आपका घमंड सातवें आसमान में। आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? ये घमंड तोड़ना है। तो भाई आज आपका जो आशीर्वाद मिला, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये घमंड तोड़ने की, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लाने की, हरियाणा को खुशहाली की तरफ आगे लेके जाने की जो लड़ाई, दोबारा देश में हरियाणा नंबर 1 बने, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में बीजेपी के पास बहुत कुछ है। बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, दो दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, मीडिया तंत्र भी बीजेपी के पास है, षड्यंत्र तंत्र भी दिल्ली बीजेपी के पास है। जो आपने देखा मेरे लोकसभा चुनाव में, इस लड़ाई में हरियाणा को खुशहाल बनाने की, विकसित बनाने की, नौजवान के भविष्य को उज्जवल बनाने की लड़ाई में हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने उस हौसले देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, आपने पूरे आज के माहौल के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब मेरा अनुरोध है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील जुझारू साथी आदरणीय चौधरी उदयभान जी से कि वो आए और अपना संदेश दें। उनको विधायक जी ने गदा भेंट की। अभी एमपी साहब विकसित भारत की बात कर रहे थे, ये विकसित भारत यात्रा निकाल रहे हैं। अरे जिस देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज लेकर फ्री अपना पेट पालते हो, उसको कैसे विकसित करोगे? ये इनके ढकोसले हैं। आदरणीय प्रधान जी आए और अपना संबोधन दें। विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, सर्वप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के युवाओं की दिल की धड़कन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, गरीब की एक एक बात को बड़ी मजबूती के साथ में रखते हैं, आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पूर्व स्पीकर जो आज के मंच का संचालन भी कर रहे हैं और हमारे कन्वीनर हैं प्रोग्राम कमेटी के आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, थोड़ी देर और बैठो, अब ज्यादा देर का समय नहीं है। भाई मेरे बाद में भाई हुड्डा साहब बोलेंगे, अब उनकी बात जो है ना वो सुन के जाना कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या घोषणा लेकर के आ रही है, क्या क्या काम लेकर के आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप समय और दें। आदरणीय हमारे वरिष्ठ विधायक श्री जगबीर मलिक जी, बहन गीता भुक्कल जी, विधायक श्री जयवीर वाल्मीकि जी, विधायक राव दान सिंह जी, विधायक श्री बीबी बत्रा जी, विधायक श्री इंदुराज नरवाल जी, बलबीर वाल्मीकि जी विधायक, हमारे पूर्व विधायक श्री परमिंदर सिंह ढुल जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, नरेश सैलवाल जी, विजेंद्र कादियान जी, सुल्तान सिंह जडोला जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, भाई प्रमोद सहवाग जी, बलजीत रेड्डू जी, महावीर गुप्ता जी, धर्मेंद्र ढुल जी, प्रदीप गिल जी, हमारे बलराम डांगी जी, कपूर नरवाल जी, जस्सी पेटवाड़ जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, और इस बहुत ही जानदार शानदार जन आक्रोश रैली के आयोजक
आपके हर सुख दुख के साथी, बहुत ही हमारे सम्मानित लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुभाष देशवाल जी, मंचासीन मेरे सभी सम्मानित नेतागण, दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, मैं इसमें विशाल जनसभा में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहूंगा आपकी इस जन आक्रोश रैली को। ये रैली इस बात का प्रतीक है, जो आपका जोश, उमंग और उत्साह इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आज आपके हाथ में तराजू है, आज आपको तोलना है आदरणीय हुड्डा साहब के काम और माननीय महाशय खट्टर जी के काम। ऊपर भी जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो झूठी गारंटी देते फिरते हैं, अभी झूठ की बात हमारे पंडित कुलदीप शर्मा जी ने कही थी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपना मोबाइल उठा करके जब देखेंगे और जब गूगल पर जाएंगे, तो जब आप आवाज लगाओगे कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। उसी तरह से जब आप ये देखोगे कि सबसे झूठा मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है। ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इन जुमलेबाजों ने, झूठे लोगों ने हमारे इस देश के और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं किसान की एमएसपी लागू करूंगा, किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2+50 के आधार पर मैं एमएसपी का रेट निर्धारित करूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरी सरकार आने पर कोई भी देश के अंदर ऐसा सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी में दोगुनी कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन कर दूंगा खत्म। और बाबा रामदेव आंख फड़का फड़का करके बोलते थे कि अगर आपको 30 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। और ये स्मृति ईरानी सिर पर जो रख करके सिलेंडर डांस करती थी, जो कांग्रेस सिलेंडर 410 रुपए का दिया करती थी, स्मृति ईरानी कहती थी कि 250 रुपए में गैस का सिलेंडर चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। ये फैसला आपने लेना है कि नरेंद्र मोदी ने किस किस गारंटी को पूरा किया है। ये फैसला आपने लेना है कि इन जुमलेबाजों की सरकार चाहिए, जो उस किसान को, मजदूर को, गरीब को, मेहनत कश आदमी को पूरी तरह से तंग और परेशान करने में लग रहे हैं। किस तरह से हमारे एमएसपी के लिए 750 किसानों ने अपना प्राणों का बलिदान उस किसान आंदोलन में करके दिया था। किस तरह से हमारे महिला पहलवान, हमारी बेटी साक्षी मलिक, अभी भी मैं देख रहा था वीडियो, जब वो खेल को छोड़ रही थी और जूते टेबल पर रख रही थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में, तो हमें आंसू आ रहे थे, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही थी। किस तरह से इनके ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे वो आज भी संसद में बैठे हैं, जो संसद में जो प्रवेश कराने वाले जो एमपी है प्रताप सिम्हा मैसूर का, इनका भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अंदर बैठे हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे एमपी अंदर बैठे हैं और अजय टैनी मिश्रा जैसे इनके मंत्री अंदर बैठे हैं। लेकिन 146 सांसद जो आवाज उठा रहे थे संसद के अंदर कि ये बताया जाए कि सिक्योरिटी लैप्स किस तरह से हुआ, अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। जो मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर के संसद में जवाब दें कि ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, वो क्या कारण थे जो 2 बच्चे अंदर कूद करके आए। जो बच्चे आए थे जिन्होंने धुएं का बम छोड़ा था, अगर वो केमिकल बम होता, कोई गैस का बम होता, कोई और भी किसी तरह का होता, तो कितने एमपी और मंत्री मारे जा सकते थे। अगर वो टेररिस्ट होते तो देश की संसद का क्या होता। ये वही लोग थे
देश की संसद में, जिनमें पहले भी 22 साल पहले इन्हीं के, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी देश की संसद पर इन्हीं के राज में हमला हुआ था। तभी भी हमारे 9 जो पैरामिलिट्री फोर्स के नौजवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके संसद को बचाने का काम किया था। जब भी इनका राज था नरेंद्र मोदी जी का, जब पुलवामा में हमारे 40 शहीद हुए थे, आज तक पता नहीं चला वो 7 नाके पार करके आरडीएक्स को लेकर के किस तरह से हमारे देश की सीमा के अंदर दुश्मन के लोग यहां पर आए और हमारे 40 जवान शहीद कर दिए। सतपाल मलिक ने इनका जो बताया था कि इनकी सारी चीज, उसको भी आज तक भी इन्होंने दबा दिया, उस चीज को भी नहीं बताया। जब भी इनका राज था, जब पठानकोट में पाकिस्तान की आईएसआई को लेकर के आए थे, जब भी इनका राज था, जब कारगिल में पाकिस्तान की फौज आई थी और हमारे सैनिकों को, हमारे कितने करीब 150, 200, 250 हमारे सैनिक शहीद हुए थे कारगिल युद्ध के अंदर। जब हमारी फौज ने उनको घेर लिया था, तो सुरक्षित रास्ता देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के काम किया था। जब भी इन्हीं की सरकार थी, जब 4 उग्रवादियों को लेकर के कंधार में छोड़ करके ये लोग आए थे बिरयानी खिलाते हुए, आज राष्ट्रभक्ति का जामा पहनते, इनको शर्म होनी चाहिए। जब कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने काम करने का काम किया था। ये लोग हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। आज जवाब नहीं बनता हमारे मनोहर लाल खट्टर जी पे कि हरियाणा प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्जा किस तरह से हो गया। कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह से हमारे एमपी साहब ने बताया, कोई मेट्रो लाइन का एक खंभा नहीं लगा, कोई नया कोई बिजली का कारखाना नहीं लगा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई रेलवे की लाइन को नहीं बना, कोई बड़ा कुछ कोई काम नहीं हुआ, तो ये कर्जा इस प्रदेश पर कैसे हो गया। आज कोई भी बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूछने की जरूरत है कि किस तरह से, किस वजह से इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 को गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड काटने का काम किया है। आज पूछने की जरूरत है कि इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके हमारे बुजुर्गों की 5.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का, विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप सरकार ने किया है। आज पूछने की जरूरत है कि क्यों शिक्षा विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का बंटा धार करके रख दिया है। शिक्षा विभाग इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके सारे अफसर बनते थे, विभिन्न विभागों में जाते थे, जुडिशरी में जाते थे, आईएएस आईपीएस बनते थे और बड़े अधिकारी और बनते थे। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की हालत इन्होंने क्या बना करके रख दी। आज भी सरकारी स्कूलों में 538 स्कूल ऐसे हैं जहां बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। आज भी 1048 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है। आज 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 8,240 स्कूल के कमरों की जरूरत है, फिर भी शिक्षा विभाग के बजट का 10,676 करोड़ ये सरकार सरेंडर कर देती है। जो शिक्षा में 6% जीडीपी का लगना चाहिए, वहां 2% भी खर्च नहीं करती है। जो शिक्षा विभाग में 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 48 स्कूल मर्ज कर दिए और स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कम करने में लग रहे हैं, फिर भी 25,192 पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं। इन सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, गरीब समाज के वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते। ये एक साजिश है, गरीब आदमियों को शिक्षा से महरूम करने की सरकार की साजिश है। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का हाल है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे यह अवश्य मैं अनुरोध करूंगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।
यह सरकार किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, यह सेना के भी विरोधी है। जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं के विरोधी है। यह सरकार 33 बार पर्चा लीक करती है, हमारे युवाओं के साथ धोखा करती है, बार बार धोखा करती है, लेकिन कोई भी नहीं करती। और जो एक कौशल विकास रोजगार योजना है, ये सबसे बड़ा धोखा है। इसमें किसी भी तरह का, सारी नौकरियां कच्ची लगाने में लगे हुए हैं, कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई उनको सुविधा नहीं है, कभी वो पक्की नहीं होंगे। इन नौकरियों में कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये सारी सरकार जो है ये गरीबों के, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय हुड्डा जी को आप विश्वास दिलाएं कि जब भी समय आएगा आप एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओगे। हाथ उठा करके समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपने राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पे आज जो हालात है किसान की, गरीब की, उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। अब मैं अनुरोध है, जिसकी इंतजार में आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठे कि वो आए और अपना संदेश दे। विधायक जी ने गदा भेंट करके उनका स्वागत किया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। सीएम आ जाएगा हुड्डा, बिगड़ी बना देगा हुड्डा, बिगड़ी बना देगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी व हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे हरियाणा से कांग्रेस के सांसद अजीज दीपेंद्र जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण व हमारे सारे वरिष्ठ साथीगण और आज के आयोजक जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी बहादुर साथी सुभाष जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं। देखो आप बहुत देर से बैठे हो और मेरे से पहले जो बोले, हमारे अध्यक्ष जी बोले, पंडित कुलदीप शर्मा जी बोले, दीपेंद्र बोले, उन्होंने सारी बात बता दी। मैं समझता हूं आज कोई बात बताए ना बताए सब समझते हैं कि हरियाणा कहां पहुंच गया। मैं ज्यादा उसका चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे दिल में टीस है उस बात की जरूर मैं बात कहूंगा कि आज क्या हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में भाई अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, फिर क्या होगा। और भाई कहीं जाओ तो सड़क टूटी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया 9 साल में सरकार ने जो जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जिसको मैं अच्छा कह सकूं। अरे रोड़ा मत करो भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट। तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी मैं प्रशंसा करूं, एक भी। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, अच्छा काम करते तो मैं कहता अच्छा करा। लेकिन टीस किस बात की है, टीस इस बात की है मेरे को कि जो 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में जो हरियाणा नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज कहां है। आज किस चीज में नंबर है, नंबर 1 है। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध में ऊपर पहुंच गया। और भाई आप देख रहे हैं नौकरी का तो कोई मामला ही नहीं।
कहीं एक कौशल रोजगार योजना बना रखी है, निगम बना रखा है। कच्ची नौकरी, कच्ची नौकरी, ना उसकी पेंशन ना और कोई गारंटी। 2 साल रखेंगे, 1 साल रखेंगे, 3 साल रखेंगे। हम ठेकेदारी सिस्टम बंद करने में थे, ये ठेकेदार लगाने, खुद ठेकेदार बन गई सरकार। और इसी तरह केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ चला दी कि 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा और 22 साल का घर आ जाएगा। अरे फिर कौन उसकी सगाई करेगा, कौन उसका ब्याह करेगा, भाई बताओ। हाँ, बच्चा जाए फौज में भर्ती होता तो होता जब कहते भाई हाँ फौज में है, पेंशन आओगा, तरक्की करेगा, अच्छा अच्छा उसको मिलता, उसके बच्चे पढ़ते। तो ऐसा काम कर दिया। 2 लाख आज हरियाणा में स्थायी पद जो नौकरी है वो खाली पड़ी है। और ठीक कहा दीपेंद्र ने कि जब देखता हूं लिस्ट आते हैं तो हरियाणा के बच्चे नहीं लगते, बाहर के आके लगते हैं भाई अच्छी अच्छी नौकरियों पे। फिर कहां जाएंगे हमारे बच्चे? क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है? ये इस सरकार को। तो भाई ये आपके सामने बातें सारी हो गई। अब ये कौशल रोजगार योजना है, पर एक और लिया है परिवार पहचान पत्र, एक लिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। के काम है इनका? कोई पेंशन काटू काम करते हैं, कोई राशन काट रहा है, और कोई किसान का भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे खेत में अनाज आ रहा है और ऊपर तक बादल गड़गड़ा रहे हैं, वो कहे भाई मैं अपने मंडी में ले जाऊं, उसका नंबर नहीं होगा, ऑनलाइन देखो, इतने में मी बस जाएगा और दाने खराब हो जाएंगे। वो बात देखे, अबे इतना ही हरियाणा है, ये मंडी थी, कभी किसान को इंतजार देखनी पड़ी? अपने दाने काटते खेत में तो सीधा मंडी में ले जाया करता और उचित भाव मिलता था। अब एमएसपी के लिए चक्कर काटना पड़े। एमएसपी मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती एमएसपी। इस सरकार ने एमएसपी कहने की बात है, लेकिन कहा था क्या? वायदा था इनका कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दोगुनी नहीं करी भाई, लागत दोगुनी से ज्यादा कर दी। खाद कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयां कहां से कहां पहुंच गई, वो तो दुगनी तिगनी हो गई, आमदनी दुगनी नहीं हुई। तो किसान बर्बाद। गरीब आदमी का देख लो, 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हमने, इनने एक दिया हो तो बता दो भाई। हमने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगाए, इनने कोई लगाया हो तो लगाओ। कच्चे पड़े हैं, कच्चे। सवाल इस बात का है, ज्यादा वो नहीं है भाई, मेरे को तकलीफ है, मैं आज खास तौर पे आया हूं। सबसे पहले तो मैं सुभाष को बधाई देता हूं इस बात की, आपको देखकर इतना तफीदों में इतना जो भीड़ आई है, इतने बुजुर्ग आए, हमारे नौजवान साथी आए हैं, माताएं बहनें आई हैं भाई। इनको देख के एक बात कह सकता हूं भाई, सुभाष जी आपका जीत तो आप एमएलए फिर बन गए, पर एक बात आपसे कह रहा हूं, पिछली बार तो भाई जिताया था, पिछली बार तो सुभाष को जिताया था आपने 4,000 से, 4,000 के करीब जीता था मेरे ख्याल में, हैं? ईब के कितने से जिताओगे? 4,000 जरब में 5 कर दियो, 20,000 से जिता के भेजना इसको। जिताओगे ना? हाथ खड़े करके बता दो। अच्छा, फिर ये जीत जाएगा, फिर क्या होगा? हरियाणा में सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, सेवा का मौका मिलेगा। तो अब आप सवाल एक बात पूछ सकते हो मेरे से, जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई कांग्रेस पार्टी। एक सवाल पूछ सकते हो भाई, कांग्रेस की सरकार बन गई, सुभाष विधायक बन जाएगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? ये पूछोगे ना? तो बात सुन लो भाई, मैं क्या क्या करेंगे। और ये जो कह के जाऊंगा ना, अपनी गांठ मार के घर चले जाइए, और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पूछ लियो क्या करेंगे भाई। देख, ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, कुछ उठ के जा रही थी, मैं कह रहा था बैठ जाओ 2 मिनट,
क्योंकि मेरे को भी तकलीफ है। ये ठीक कह रहे थे, कांग्रेस के समय में 400 रुपए था गैस सिलेंडर का भाव, ईब 1150 हो गया। ईब सब गैस सिलेंडर पर रोटी पोती है भाई। तो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से रुपए ज्यादा से ज्यादा नहीं मिला, 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से इनके ऊपर दाब रहता है, भाई बिजली मत खर्च कर, बिजली मत खर्च कर, बहुत बिल आ जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे भाई हम। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे भाई, वायदा 2019 में मैंने करा था, उसके चुनाव से पहले हमने कि 5100 रुपए पेंशन देंगे। ये महंगाई आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा, पेंशन 6000 रुपए, 6000 बूढ़े के, 6000 बूढ़े के और 6000 बुढ़िया के हो गए 12000 पेंशन मिलेगी भाई तुमने। और ये कर्मचारी जाता हूं, मिलते नहीं, नौकरी तो लगाते नहीं, हम काम कर, बोला जी हमारी तो पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, ये आपके सामने। और भाई 100 गज के जो प्लॉट बंद कर दिए थी ना गरीब आदमी के लिए, 100 गज के प्लॉट, और क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास के उसके लिए क्या कर दिया ना, हमारे तो भाई 8 लाख थी, 8 लाख से 6 लाख घटा दी, ताकि हमने हर आदमी को फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो भाई क्रीमी लेयर की हम 10 लाख रुपए लिमिट करेंगे ताकि सबको नौकरी मिल सके वहां, ये आपके सामने। और ये 2 लाख खाली जगह छोड़ रखी इन्होंने बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को, ताकि आगे भविष्य बने। और भाई सवाल आया यहाँ तरक्की की, ये सुभाष जी कह रहे थे कि IMT की घोषणा करी, अरे घोषणा तो हरियाणा में बेरा के कर रखी इनने, घोषणा कर दे, ये तो घोषणा सरकार है कुछ नहीं, इन्हें तो एक काम कर रखा है, बेरोजगारी में नंबर 1। और आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया, हरियाणा में करेंगे ये समझ में नहीं आया। बिजली का 1 यूनिट इन्हें नहीं बढ़ाया, मेट्रो 1 इतनी इन्हें बढ़ाई, स्कूल कॉलेज इन्हें नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी इन्हें नहीं बनाए, कर्जा किस नाम का ले रहे हैं ये। जिस दिन हमने 66 में हरियाणा बना था, 14 में सरकार छोटी, 4 खाने बिजली के लगाए, परमाणु संयंत्र लगाया, बिजली जो एक मुद्दा था खत्म किया, तो सारा इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, 70,000 करोड़ था हरियाणा में कर्जा। 9 साल में करा कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। तो भाई मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूं, सुभाष को तो बना लोगे MLA, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूं भाई, इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है, एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे, पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे। सारी इजाजत लेने आया हूं, टक्कर ले लूं भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो बेड़ा पार है, चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये IMT मैं बनाऊं, एक और बात सुन लो, ये IMT जो कह रहा था ना इनके बस का नहीं है, IMT भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सभी तो में हम बनाएंगे।